नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम बातचीत करेंगे हरियाणा में हुए राजनीतिक उठापटक की। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं नायब सिंह सैनी। इस घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव के एन वक्त पहले ये बड़ा चेंज किया गया है। मनोहर लाल खट्टर जो कि नजदीकी माने जाते थे आलाकमान के, उनको चेंज कर दिया गया है। हालांकि उन्हीं के करीबी माने जाते हैं। एक सांसद को सत्ता की कमान सौंपी जाती है। जेजेपी जो उनका गठबंधन था, जेजेपी के साथ में सरकार चल रही थी। जननायक जनता पार्टी अब अलग हो चुकी है, सीट मांग रही थी। क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे? क्या साधना चाहती है बीजेपी? क्या जेजेपी के साथ में उनको लोकसभा चुनाव में प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था? 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हरियाणा में लंबे समय से पिछला पूरा टर्म 5 साल का और ये अब 4 साल जी 9 साल से गैर जाट मुख्यमंत्री रखा हुआ था बीजेपी ने जी। और यही वजह थी कि पिछले चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं आया, 40 सीटें 41 सीटें आई और बीजेपी को जेजेपी से गठबंधन जननायक जनता पार्टी जी देवी लाल के पोते अजय चौटाला की पार्टी से संपर्क करना पड़ा, उनको साथ लेना पड़ा और डिप्टी सीएम बनाना पड़ा जी दुष्यंत चौटाला को, देवीलाल के पोते को, जी पड़पोते को, क्षमा करें। तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी 2 लोकसभा सीटें चाहती थी 10 में से। जी। वो चाहते थे कि उनको एक तो हिसार मिले और एक दूसरी सीट चाहते थे जो महत्वपूर्ण सीट थी भिवानी। जी। बीजेपी से उनकी कल तक बात चल रही थी, कल रात तक। कल प्रधानमंत्री हरियाणा में थे और प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया था दुष्यंत चौटाला ने बतौर उप मुख्यमंत्री। तब तक भी जरा भी हिंट नहीं था कि इतनी बड़ा उलटफेर होने वाला है। दुष्यंत चौटाला तो बिल्कुल साथ रहे प्रधानमंत्री के जी। और आज वो उप मुख्यमंत्री होते उप मुख्यमंत्री नहीं रहे जी। और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री होते मुख्यमंत्री नहीं रहे। नई सरकार बन गई, नायब सैनी जो सांसद हैं कुरुक्षेत्र के, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। पर्पज स्पष्ट बताया तो मैं आपको जी। हरियाणा में जाट वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा है। अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, जाट वोट बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा है। बीजेपी अदर देन जाट सारे वोट खास तौर पर नायब सैनी को लेके आई है ओबीसी गठबंधन बनाने के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट को एकजुट करने के लिए। और विश्नोई भी और ओबीसी भी, सैनी भी और दूसरे सारे लोग आए। एक जाट चेहरा जरूर उन्होंने रखा है रणजीत सिंह चौटाला का, जो कि देवीलाल के बेटे हैं और अजय चौटाला के चाचा हैं सगे जी। पर वो किसी पार्टी में नहीं है। जी। इनेलो अपनी जगह है, इनेलो देवीलाल के दूसरे पोते हैं अभय चौटाला, उनकी पार्टी है और जेजेपी अजय चौटाला की पार्टी है। दोनों आमने सामने लड़ती रही हैं। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दोनों साथ नहीं थी। जी। इनेलो भी साथ नहीं थी, जेजेपी भी साथ नहीं थी और बीजेपी के साथ भी कोई पार्टी नहीं थी। परंतु बीजेपी ने गठबंधन जब इसलिए किया कि उसको 46 सीटें चाहिए थी, 41 सीटें उसके पास थी, 5 कम थे और जेजेपी के पास 10 विधायक थे जी। तो 10 विधायकों वाली पार्टी से गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया और ये 4 साल से सरकार चल रही थी। पिछले दिनों जब राजस्थान में चुनाव हुए विधानसभा के, बहुत कोशिश की जेजेपी ने या उनको 2 या 4 सीटें मिल जाए, बीजेपी ने नहीं थी। बीजेपी आश्वस्त थी वो जीत रही, सत्ता में आ रही, उसने गांठा नहीं जी। और अब उन्होंने प्रयास तो उस समय भी काफी किए गए। हाँ जी हाँ, बातचीत का दौर भी काफी चला, लेकिन और सफल अब नहीं। हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव आया है तब हरियाणा में भी जेजेपी ने काफी कोशिश की उसे 2 सीटें मिल जाए, लेकिन उनको ऐसी सीट देने की पेशकश की गई थी जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट थी, जिसपे इनको जीतना नामुमकिन लग रहा था। तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया था हमें भिवानी चाहिए और हिसार चाहिए। जी। भिवानी हिसार देने को तैयार नहीं थी बीजेपी, इसलिए गठबंधन टूटना तय हो गया था और टूटता अनाउंस होता, लोग समर्थन वापस लेते, सरकार गिरती, इससे पहले एग्रेसिव कदम उठा करके मनोहर खट्टर से इस्तीफा दिला दिया, नए चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। और अब ऐसा कह रहे हैं कि 10 में से 4 एमएलए तोड़ लिए हैं, अभी पता नहीं, लेकिन 4 एमएलए शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, तो तोड़ लिए या नहीं तोड़ लिए बीजेपी नहीं, पता नहीं। लेकिन जेजेपी को जरूर झटका लगा है कि जिस आस्था, विश्वास और सहयोग से वो 4 साल सत्ता चला रहे थे, उनको पलक में झटक दिया गया, बिल्कुल एक तरफ कर दिया गया और उनको चुनाव लड़ने के लिए अलग छोड़ दिया गया। जी।
सत्ता से भी बाहर कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीजेपी की रणनीति यह है कि जाटों के वोट बंटें। चौधरी हाल ही में वीरेंद्र सिंह गए हैं कांग्रेस में जी, और वोट पोलराइज हो रहे हैं। हुड्डा और चौधरी वीरेंद्र सिंह के जाने के बाद कांग्रेस की तरफ जाटों के वोट, वो ये चाहती है बीजेपी कि जाटों के वोट कम से कम 2 या 3 खानों में पड़ें। इनेलो को अलग मिले, जेजेपी को अलग मिले, कांग्रेस को अलग मिले। जी, इस बंटवारे से नॉन जाट वोटों को पोलराइज करके जीतना चाहती है। जी। तो जाट समाज का जो वर्चस्व है हरियाणा में, राजस्थान में जाट नेताओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है। मिर्दा ने भी ओपन मंच पे कहा कि कांग्रेस की धुनी बुझ गई है, जाट समाज को क्या दिया है कांग्रेस ने, कुछ नहीं दिया। यहाँ पर अलग बात और वहाँ पर अलग बात। यहाँ पर जाट समाज को साधा जा रहा है और वहाँ पर दो हाथ किए जा रहे हैं एक तरीके से। देखिए, हर देश काल परिस्थिति के हिसाब से स्ट्रेटेजी बदली जाती है राजनीति में। स्ट्रेटेजी उनकी यह है कि यहाँ तो जाटों के बिना संभव नहीं कई सीटें जीतना। नागौर है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, बीकानेर है, ये ऐसी सीटें जो बिना जाटों के सहयोग के, अजमेर भी शामिल करता हूँ मैं उसमें, जीतना बीजेपी के लिए नामुमकिन है अगर जाट साथ नहीं आए तो। इसलिए यहाँ तो जाटों को साधना पड़ेगा, दोनों तरफ से जाट देने पड़ेंगे। कांग्रेस भी जाट दे देगी तो बीजेपी भी जाट दे देगी। चूरू में, सुजानगढ़ में, चूरू में क्षमा करें, सुजानगढ़ क्या, चूरू, झुंझुनू और सीकर में और अजमेर में भी दोनों तरफ से जाट उतर सकते हैं मैदान में। इसलिए इस तरह की कॉम्बिनेशन आ सकते हैं लड़ाई करने के लिए दोनों तरफ से सामने। लेकिन राजस्थान के बाहर बीजेपी के साथ जाट नहीं जा रहा, क्योंकि जाटों को अपनी पार्टी या तो कांग्रेस लगती है या फिर जेजेपी इन्होंने लगती है। देवीलाल को अपने ज़्यादा करीब पाते हैं और देवीलाल के जो वंशज हैं उनके साथ वो अपना तारतम्य बैठा पाते हैं। जाट उस तरफ जाते हैं। और चूँकि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ के आ गए थे इधर बीजेपी के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ा, क्योंकि भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई तो। लेकिन देवीलाल के बेटे को मंत्री बनाया गया, और देवीलाल के बेटे को इसलिए मंत्री बनाया गया कि वो अजय चौटाला के सगे चाचा हैं, चौटाला परिवार से हैं, और ओम प्रकाश चौटाला के सगे भाई हैं। तो देवीलाल के परिवार के बिना बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी हो, वहाँ राजनीति करना थोड़ा मुश्किल लगता है हरियाणा में। जी बिल्कुल। राजस्थान में तो गठबंधन की जब बातचीत आई थी तो उस वक्त गठबंधन नहीं किए और अकेले चुनाव उन्होंने लड़ लिया। लेकिन हरियाणा में क्या लगता है, जेजेपी के साथ अब बिना गठबंधन के मैदान में जाएंगे तो जेजेपी का जो वोट बैंक है, 10 सीटें उनकी थी और मैं समझता हूं कि जीत हार में काफी कुछ अहम रोल अदा ये सीटें करने वाली है और एक बड़ा समुदाय इससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में क्या इंपैक्ट मानते हैं इस नए प्रयोग का? क्योंकि नया प्रयोग तो किया है, एक सांसद को आप लाकर के मुख्यमंत्री बना रहे हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री जिसे रखा भी जा सकता था, बहुमत जिस प्रकार से है, लेकिन उनको चेंज किया है। पूरी स्ट्रेटेजी जो है, दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। नायाब सिंह सैनी का कद देखिए, लंबे चौड़े, कैसे ऊर्जावान दिख रहे थे जी। मनोहर ठक्कर जो है वो थोड़े थके हुए नजर आ रहे थे, और बूढ़े तो हो ही गए हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो चुनाव लड़ने में जो एग्रेशन चाहिए, जो आक्रामकता चाहिए, वो मनोहर खट्टर के पास बिल्कुल नहीं है। पिछले चुनाव में पता लग गया था, 4 साल में फिर पता लग गया। वो एग्रेशन नायाब सिंह सैनी में है। नायाब सिंह सैनी को पिछले राजस्थान चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में राजस्थान भेजा गया था, अलवर वगैरह कई जगह बना करके ऑब्जर्वर। तो वो नौजवान जैसे लगते हैं, बिल्कुल दौड़ भाग कर लेंगे, बहुत अच्छी मेहनत कर लेंगे। लंबे चौड़े 7 फुट के लग रहे, 6.5 फुट के पता नहीं जी। और सारे दाढ़ी के बाल, सर के बाल सब काले हैं। और खट्टर तो बिल्कुल बुजुर्ग से लगने लगे, बूढ़े हो गए और थक गए ऐसा लगता है जी। इसलिए चुनाव के पहले बीजेपी को ऐसा परिवर्तन करना ही चाहिए था, जो कर लिया उन्होंने। लेकिन जाट अब ठगे से महसूस कर रहे हैं बीजेपी के हाथों जी। इसमें कोई दो नहीं, पर ठगे से महसूस करें तो करते रहें। बीजेपी का क्या ले लेंगे? वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या इनेलो के साथ जाएंगे या जननायक जनता पार्टी के साथ जाएंगे। वो 3 टुकड़ों में बटेंगे, चाहे 10% कहीं जाएँ, 15% कहीं जाएँ, 20% कहीं जाएँ, 70% कहीं जाएँ। लेकिन इस बंटवारे से बीजेपी की राह आसान ही होगी। जाट वोट पोलराइज ना हो और अदर देन जाट वोट पोलराइज हो जाए, ये स्ट्रेटेजी बीजेपी ने वहाँ अपनाई है। बिल्कुल। सांसद को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, अब आगे उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या प्रक्रिया मानते हैं आप? नहीं, प्रक्रिया कुछ नहीं, टिकट विकेट सब आलाकमान तय करता है। ये तो जो मुख्यमंत्री यहाँ है राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या हरियाणा में आ गए, इनके हाथ में कुछ नहीं होता। किसी के लिए कह भी नहीं सकते इसको टिकट दो, इसको मत दो। उनकी कोई वॉइस नहीं होती, वॉइस केवल आलाकमान की है। ऊपर से आदेश आता है कि ये होगा, अनाउंसमेंट होता है, तो वो ही होता है प्रत्याशी और वो ही लड़ता है और उसको मुख्यमंत्री को जिताने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है।
प्रदेश अध्यक्ष को जिताने के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। तो नायब सिंह सैनी के वहाँ बनने के बाद में वो जिताने की कोशिश करना एक अलग बात है, जिताने की जिम्मेदारी लेना एक अलग बात है, लेकिन कौन प्रत्याशी होगा कहाँ से, ये आलाकमान ही तय करेगा। इसमें शायद ही कोई श्रेय मुख्यमंत्री का होगा वहाँ पे। और बाकायदा जो फीडबैक मिलता है जनता से और जिस तरह की बातें होती है, राजनीतिक समीकरण बनते हैं और जातिवाद जिस तरह रूप लेता है, उसको देख के बीजेपी आलाकमान फैसला करती है। मंत्रिमंडल में 5 चेहरे वही पुराने चेहरे रखे गए हैं, केवल मुख्यमंत्री बदलना था, तो जेजेपी को अलग करना था और नया चेहरा, एक पब्लिक को मैसेज देने का प्रयास, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखा, यहां भी नया प्रयोग किया गया है। पुराने चेहरों को रिपीट नहीं किया गया, बुजुर्ग जो नेता हैं उन्हें नहीं देकर जवानों को, जैसे आपने जिक्र किया, तो यहां पर मंत्रियों को नहीं बदला गया। मंत्रिमंडल में 5 तो मंत्री वही रखे गए हैं जो पिछले खट्टर सरकार में भी कैबिनेट में थे। देखिए, उद्देश्य केवल नेता बदलना था, चेहरा बदलना था, एंटी इंकम्बेंसी से बचना है और एक एग्रेशन वाला व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान करना है, जिसके चेहरे के कारण, जिसकी आक्रामकता के कारण और जिसकी सजीव होने के कारण जो है बीजेपी को कि दल को एक अच्छा नेतृत्व मिले बीजेपी को अभियान में, चुनाव अभियान में, तो वो उन्होंने कर लिया। और अगर एंटी इंकम्बेंसी कुछ रही होगी खट्टर की, तो उस खट्टर की एंटी इंकम्बेंसी कहेंगे साहब आपकी बात सलाम आंखों पर, आपने जो इशारा किया था उसको हमने मान लिया, एग्जीक्यूट कर दिया। जी जी बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी स्टूडियो में। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी मौजूद हैं। अनिल जी आपसे बातचीत करेंगे। बलवंत जी। जी जी बलवंत जी, एक बात तो साफ ही नजर आ रही है कि खट्टर एक थके हुए से उम्र दराज व्यक्ति लग रहे थे, उनकी जगह कंपेरेटिवली नौजवान को लेके आए हैं, हृष्ट दौड़ने भागने वाले आदमी को लाए। एक परिवर्तन तो नजर आ ही रहा है। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है मुख्यमंत्री को बदलने का? लोढ़ा साहब, मैं आपको बताऊंगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब गुड़गांव आए थे। वहां द्वारका एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया और इस मौके पर उन्होंने जमकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की जी। उन्होंने अपने पुराने दिन याद करते हुए कहा कि एक जमाना ऐसा भी था कि मैं हरियाणा का भाजपा प्रभारी होने के नाते मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ एक ही चद्दर पर सोते थे, नीचे जमीन पर दरी बिछा के हम सोया करते थे। खट्टर साहब के पास एक मोटरसाइकिल थी, मैं उसके पीछे बैठता था और खट्टर साहब उस मोटरसाइकिल पर मुझे पूरे हरियाणा का भ्रमण कराते थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर लगातार हरियाणा के विकास के बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसी जब उन्होंने प्रधानमंत्री ने उनकी लगातार तारीफ के पुल बांधे तो लोगों को शक होने लगा कि हरियाणा में कुछ ना कुछ राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव की संभावना है। और मुख्यमंत्री की तारीफ के अगले ही दिन भाजपा विधायक दल की बैठक बुला ली गई, खट्टर साहब को इस्तीफे के लिए बोल दिया गया। लेकिन इसमें तारीफ करनी होगी मुख्यमंत्री की कि उन्होंने अपने बेहद नजदीकी समर्थक नायब सिंह सैनी को न केवल मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दिलवा दी, बल्कि नायब सैनी की जगह जो करनाल क्षेत्र से मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां से सांसद हैं संजय भाटिया, उनको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी दिलवा दी है। तो इसी तरह कुछ दिन पहले आपने देखा होगा लोढ़ा साहब की सुभाष बराला साहब जो भाजपा के पुराने अध्यक्ष थे, वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तो राज्यसभा की एक सीट खाली थी, उसके लिए भी मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही सुभाष बराला साहब को राज्यसभा में जाने का मौका मिला। एकमात्र सीट पर जाट समुदाय से उन्होंने राज्यसभा में भिजवाया, पंजाबी समुदाय से पार्टी का अध्यक्ष बनवाया और पिछड़े वर्ग से सैन्य समुदाय से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दिलवाई। लेकिन ये मुख्यमंत्री की तारीफ करना प्रधानमंत्री का, अगले ही दिन मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा हो जाने का लोग ये अंदाज लगाते हैं कि पार्टी आला कमान को शायद ये भरोसा नहीं था कि हम फिर से लोकसभा चुनाव में 10 की 10 हरियाणा की सीटें जीत सकते हैं। यानी कि पार्टी हाईकमान के पास लोढ़ा साहब कुछ इस तरह की रिपोर्ट पहुंची होंगी कि हरियाणा में स्थिति पहले जितनी भाजपा की बेहतर नहीं है और अगर चेहरा कोई देशी चेहरा यानी कि हरियाणवी किसी बंदे को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं सौंपी जाएगी तो पार्टी के लिए न केवल लोकसभा चुनाव में दिक्कत आ सकती है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा तीसरी बार सत्ता हासिल करने के जो प्रयास कर रही है तो उनको झटका लग सकता है। इसलिए शायद जैसे पहले गुजरात में आपने देखा होगा चुनाव के नजदीक मुख्यमंत्री बदला गया था, उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए और पार्टी सफल रही दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने में।